स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट शतावारिस फारसी एंड लेट्स ब्लो द विसल। इस साल के ISL सीजन का लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, क्योंकि ये 10th ईयर ऑफ ISL है जो कि हाल ही में स्टार्ट हुआ ऑन 21 सितंबर, जहां पर हमें ओपनिंग मैच बिटवीन केरला ब्लास्टर्स एंड बेंगलुरु देखने को मिला, जहां पर केरला ब्लास्टर्स अपना लॉन्ग अवेटेड रिवेंज ले चुका है अगेंस्ट बेंगलुरु FC एंड इसी की वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग सीजन आगे देखने को मिल सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस साल ISL में कौन ISL शील्ड जीत सकता है, कौन ISL ट्रॉफी जीत सकता है, देन कौन गोल्डन बूट का ट्रॉफी हासिल कर सकता है एंड कौन से प्लेयर्स पे हमें नजर रखना चाहिए। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए शुरू करते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं मुंबई सिटी FC की। तो यहां पर अगर बात करें उनके कोच की डेस बकिंगम, तो ISL शील्ड ट्रॉफी जीते थे लास्ट ईयर, लेकिन ISL ट्रॉफी पे मिस आउट कर गए थे। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ISL में मुंबई सिटी FC की टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम मानी जाती है विद अ स्टेलर इंडिविजुअल परफॉर्मर्स। अगर बात करें वीक पॉइंट की तो हाँ, नॉकआउट राउंड्स में थोड़े इधर उधर रहते हैं, नॉकआउट राउंड्स में अक्सर फिसल जाते हैं। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि मुंबई सिटी FC नॉकआउट राउंड्स में इस साल ISL में कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि मैं काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं मुंबई सिटी FC से। बात करें अगर क्या नोटिसेबल चीज है जो हमें मुंबई सिटी FC की ध्यान रखनी है, तो यहां पर नोटिस करने की बात यह है कि AFC चैंपियंस लीग में भी मुंबई सिटी FC ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही है विद द ISL ऑनगोइंग। तो यहां पर फेटिग एंड टायर्डनेस देखने को मिल सकता है मुंबई सिटी FC के प्लेयर से, तो ये एक वीक पॉइंट बन सकती है मुंबई सिटी FC की। लेकिन अगर टाइटल कंटेंडर्स एंड अगर साइनिंग्स की बात करें पहले, तो यहां पर आकाश मिश्रा, तीरी, रॉस्टिन ग्रिफिथ्स का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड किए हैं, तो काफी अच्छा डिफेंस लाइनअप है। प्लस अटैकिंग में तो आप सभी को पता है चांगते हैं, जॉर्ज परेरा डियाज है, देन उसके बाद बिपिन सिंह है। तो ये भी काफी अच्छा एक बैलेंस टीम बनाई जाती है विद अच्छे गोलकीपर, मिड लाइन भी काफी बेहतरीन है। तो मुंबई सिटी FC से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये टाइटल कंटेंडर्स है एंड टाइटल जीत सकते हैं। अब अगर बात करें हैदराबाद FC की, तो मनोलो मार्क्वेज ने काफी अच्छा फाउंडेशन लीड करके गए थे हैदराबाद के लिए, लेकिन अब उनके जो नए कोच है कॉर्नर नेस्टर, उनको इस पे बिल्ड करना पड़ेगा एंड उनके पास ना तो आकाश मिश्रा है, ना ओक बेचे हैं, ना कि ओदी ओना इंडिया है, ना कि बोर्जा हरेरा है एंड मनोलो मार्क्वेज तो ऑफकोर्स लीव कर चुके। तो यहां पर हैदराबाद FC को काफी डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेंगी। इनफैक्ट ड्यूरन कप में भी उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा था नहीं। जी हाँ, उन्होंने नए साइनिंग्स लाइक जोनाथन मोया खरीदे हैं एंड चिंगलेनसना सिंह उनके काफी अच्छे प्लेयर रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हैदराबाद FC शायद से बॉटम हाफ में प्रेजेंट रहे इस साल ISL सीजन में। अब आते हैं तीसरे मोहन बगान सुपर जायंट्स पे, जिन्होंने लास्ट ईयर ISL ही नहीं बल्कि ड्यूरन कप भी जीता हुआ है। तो यहां पर इनका परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट उनके कोच जुआन फर्नांडो काफी बेहतरीन कोच रहे हैं। प्लस लेकिन उनके सामने एक चैलेंज है टू अडेप्ट टू हुगो बॉमस, देन उसके बाद जेसन कमिंग्स एंड पेट्रातोस। तो इन तीनों के साथ उनको मेंटेन करना पड़ेगा एंड देखते वो कैसा मेंटेन करते हैं। लेकिन इनका स्ट्रेंथ, मोहन बगान का स्ट्रेंथ ये है कि उनके पास काफी अच्छा डेप्थ है टीम में एंड कभी भी कुछ वर्कआउट नहीं करता रहता है, तो उनके पास वो डिजायर्ड प्लेयर्स है फर्नांडो के पास, जो वो अडेप्ट करवा लेते हैं या तो सब्स्टिट्यूट करके भेज देते हैं एंड इसलिए वो मैच जीत पाते हैं। अगर वीकनेस की बात करें तो भले ये मैच जीत लेते हैं मोहन बगान सुपर जायंट, लेकिन उतना कन्विंसिंग वे में नहीं जीत पाते हैं। तो यहां पर थोड़ा अगर बेहतरीन करें तो इस बार ISL ट्रॉफी के लिए फिर से कंटेंडर्स हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स। प्लस साइनिंग्स की बात करें तो जेसन कमिंग्स ऑफ कोर्स की बात है, देन उसके बाद सहाल अब्दुल सामद, अनिरुद्ध थापा जैसे प्लेयर्स लिए हैं। तो इनफैक्ट अनवर अली भी है उनके पास। तो यहां पर मोहन बगान सुपर जायंट्स फिर से एक बार टाइटल कंटेंडर्स होती है अलॉन्ग विद मुंबई सिटी FC। नेक्स्ट टीम की बात करें तो वो है बेंगलुरु FC विद देयर हेड कोच सिमोन ग्रेसन, जिनका काफी ऐसा स्ट्रेंथ माना जाता है कि वो अपनी टीम से कुछ भी बेस्ट क्रिएट कर देते हैं एंड उनके कोई भी प्लेयर्स ने अंडर परफॉर्म नहीं किए थे। वीकनेस की बात करें तो उनका काउंटर अटैकिंग स्टाइल काफी सिमिलर है एंड इसीलिए इस बार टीम्स काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगी। प्लस बेंगलुरु FC से काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने भी जाएंगे, तो यहां पर वो अपना डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं। अब अगर बेंगलुरु के मेन प्लेयर की बात करूं तो ऑफकोर्स की बात है वो सुनील छेत्री हैं, लेकिन शिव शक्ति नारायण इस बार उनके लिए काफी अच्छे परफॉर्मर रहेंगे।
सिंस संदेश जिंगन ने डिफेंस लाइन लीव कर चुका है एंड लीव कर चुके बेंगलुरु, तो यहाँ पर उन्होंने दैमजनोविच को साइन किया है, जो कि एक डिफेंसिव रिलायबल अच्छे डिफेंडर रहेंगे फॉर बेंगलुरु एफसी। एंड देखते वो कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन फर्स्ट मैच में अगर केरला ब्लास्टर्स, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, इनफैक्ट उनकी पूरी टीम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था एंड केरला ब्लास्टर्स ने काफ़ी अच्छा पोजेस करके रखा था बेंगलुरु एफसी को। तो यहाँ पर बेंगलुरु एफसी टाइटल कंटेंडर्स है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो प्लेऑफ्स तक पहुंचे, यानी कि टॉप 4 कंटेंडर्स में से एक बेंगलुरु एफसी भी है। आते हैं अब केरला ब्लास्टर्स के ऊपर, जिनके हेड कोच इवान वुकोमैनोविच लीड करेंगे उनकी टीम इस बार आईएसएल में। एंड अगर इवान वुकोमैनोविच एंड उनकी टीम सिंक में खेलते हैं तो देयर इज नो बेटर फुटबॉलिंग साइड इन इंडियन फुटबॉल देन केरला ब्लास्टर्स अटैकिंग। वीकनेस की बात करें तो आप सभी को पता है कि उनके इनफेमस वॉक लास्ट ईयर के अगेंस्ट बेंगलुरु एफसी की वजह से काफ़ी कुछ फाइन्स इंपोज हुए थे केरला ब्लास्टर्स पे, एंड उसी की वजह से कुछ ना कुछ लूप होल्स है जो कि केबीएफसी को सॉल्व करना है इस सीजन। बात करें अगर उनके साइनिंग से, तो प्रीतम कोटाल को उन्होंने साइन किया है, उनके साहल अब्दुल समाद लीव करके मोहन बगान ज्वाइन कर लिए थे। तो प्रीतम कोटाल एक काफ़ी अच्छे लेफ्ट बैक रहेंगे एंड बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि केरला ब्लास्टर्स प्लेऑफ्स के लास्ट पोजीशन के लिए शायद से लड़ाई करेंगी एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4th पोजीशन वो फिनिश करे इस बार प्लेऑफ्स में। आते हैं द डार्क हॉर्सेस ऑफ आईएसएल 2023-24 ओडिशा एफसी के बारे में, जिनके हेड कोच सर्जियो लोबेरा है एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, प्लस आईएसएल भी जीते हुए हैं। बात करें अगर उनकी स्ट्रेंथ की, तो मोमेंटम, ओडिशा एफसी मानी जाती है उनके मोमेंटम की वजह से, लेकिन वीकनेस यही है कि क्या सर्जियो लोबेरो ये ओडिशा टीम को एक साथ जेल कर पाएंगे। एंड अगर बात करें व्हाट टू वॉच आउट फॉर, तो रॉय कृष्णा एंड डियोगो मॉरिशो को जो लॉन्ग बॉल्स प्रोवाइड करेंगे अहमद जऊ, ये काफ़ी अच्छा सिनेरियो रहेगा एंड ये काफ़ी अच्छे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज लेंगे, प्लस ये काफ़ी बड़ा थ्रेट है अपोजिशन टीम्स के लिए। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओडिशा एफसी प्लेऑफ्स के लिए सिलेक्ट हो। चलिए बात करते हैं एफसी गोवा की। तो यहाँ पर संदेश जिंगन तो उनके नए साइनिंग है ही, लेकिन ओदी ओना इंडिया को भी बुलाया है मनोलो मार्क्योस, जो खुद भी एक नए साइनिंग ही है, यानी कि हेड कोच है एफसी गोवा के। अगर बात करें ओना इंडिया की, तो काफ़ी अच्छा स्टाइल ऑफ प्ले है उनका एंड इसी की वजह से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एफसी गोवा से। प्लस अराइवल ऑफ मनोलो मार्क्योस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा चुका है एफसी गोवा फैंस के लिए, तो यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने का सोचेंगे। प्लस ये टीम भी थोड़ी बहुत अच्छी है कंपेयर टू द लास्ट सीजन, तो यहाँ से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एफसी गोवा से। तो अब प्ले ऑफ मैं एक्सपेक्ट उतना ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर प्लेऑफ्स में चले जाते हैं तो दैट इज़ अ बिगर अचीवमेंट, दैट इज़ क्वाइट एन अचीवमेंट फॉर एफसी गोवा। अब अगर बात करें चेन्नई एफसी की, तो ओवेन कॉयल फिर से आ गए हैं चेन्नई एफसी की टीम के लिए एंड ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ रहेगा चेन्नई एफसी के लिए। स्पेशली वीकनेस उनका ये कि अनिरुद्ध थापा लीव कर चुके हैं, तो एक लूप होल क्रिएट हो चुका है मिडफील्ड में एंड उसका टास्क दिया जाएगा न्यू साइनिंग क्रिश्चियन बटोकियो को। तो यहाँ पर चेन्नई एफसी से प्लेऑफ्स तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो प्लेऑफ्स बना लेते तो सेम गोज विद एफसी गोवा भी, कि प्लेऑफ्स अगर चली जाती है ये दोनों टीम तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। लेकिन चेन्नई एफसी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ प्लेऑफ्स के लिए, तो बिलो प्लेऑफ्स यानी कि 5th या 6th पोजीशन पे चेन्नई एफसी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फिनिश करेंगे। अब अगर ईस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो उन्होंने कार्लेस क्वाड्राट को लेकर आए हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो कार्लेस क्वाड्राट अफकर सी बात है, तो उनके सेट पीस जीनियस की वजह से यहाँ पर उनका ड्यूरन का परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतरीन था। लेकिन अगर वीकनेस की बात करें तो ईस्ट बंगाल उतनी कंसिस्टेंट रहती ही नहीं है, तो इसीलिए उन्हें वो अडेप्ट करना पड़ेगा एंड दूसरी टीम्स के कंपटीशन में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ईस्ट बंगाल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो प्लेऑफ्स तक पहुँचे, लेकिन नॉट अप टू फुल एक्सटेंट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 80% वो प्लेऑफ्स तक नहीं पहुँचेंगे, 20% पहुँच सकते हैं एंड अगर पहुँचते हैं तो ऑफकोर्स ये बात है वो कार्लेस क्वाड्रेट की वजह से ही होगा। जमशेदपुर एफसी की बात करूं तो उन्होंने स्कॉट कूपर को लाया है एज देयर मैनेजर, लेकिन उतना इन्वेस्टमेंट किया नहीं है जमशेदपुर एफसी ने इन द आईएसएल 2023-24 सीजन। एंड अगर बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की नहीं है तो आपके परफॉर्मेंस उतने बेहतर रह नहीं सकते। जी हाँ, आप यंग प्लेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे एंड उन्हीं से परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश करेंगे बेहतरीन, लेकिन फिर भी जमशेदपुर एफसी अगर इन्वेस्टमेंट की नहीं है तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जमशेदपुर एफसी को टू बी प्रेजेंट इन द बॉटम हाफ।
नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की स्क्वाड ग्रो करेगी, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अपने पहले सीजन में, सिंस नई स्क्वाड है तो यहाँ पर जेल उतना अच्छे से कर पाए वो शायद ही देखने को मिले। लेकिन ये टीम ऑफकोर्स की बातें ग्रो करने वाली है आगे, अगर काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट रहा इनका, तो इनको भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल शायद वो आखिर में ही प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि बॉटम हाफ में। अब लास्ट टीम है पंजाब एफसी, जो कि प्रमोशन की बेसिस पे आईएसएल में आई है पहली बार। उनके ड्यूरेंट कप के भी परफॉर्मेंस उतने अच्छे थे नहीं, तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिंस ये पहली बार भी उनका वो एक्सपोजर ले रहे हैं पहली बार, तो यहाँ पर मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि पंजाब एफसी लास्ट रहेंगी इस सीजन आईएसएल में। अब आते हैं गोल्डन बूट के टॉपिक पे। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना गोल स्कोरिंग प्रोग्रेस लास्ट ईयर भी दिखाया था, प्लस इस सीजन भी काफ़ी बेहतरीन स्टार्ट दिया है। तो पहले नाम लेना चाहूँगा मैं जॉर्ज परेरा डियाज का। ये एक गोल्डन बूट कंटेंडर हैं एंड मुंबई सिटी एफसी के लिए काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस डे इन डे आउट देते हैं। बात करो अगर बेंगलुरु की, तो ऑफकोर्स ही बात है सुनील छेत्री हैं, लेकिन इस बार शायद से एशियन गेम्स एंड दूसरे इंडियन कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करने की वजह से उन्हें गेम टाइम कम मिले। एंड अगर बात करें क्लिटन सिल्वा की ईस्ट बंगाल से, तो यहाँ पर उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था लास्ट ईयर, तो वो भी गोल्डन बूट के रेस में प्रेजेंट रह सकते हैं। ओगबेचे अनदर स्ट्राइकर है, देन एड्रियान लूना केरला ब्लास्टर्स के। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जो गोल स्कोरिंग में रह सकते हैं एंड जीत सकते हैं गोल्डन बूट। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग द मेन मैन फॉर द गोल्डन बूट कंटेंडर इज जॉर्ज परेरा डियाज ऑफ मुंबई सिटी एफसी, क्योंकि स्टार्टिंग के मैच में एक ब्रेस स्कोर कर दिया एंड जो तरीके से मुंबई सिटी एफसी खेलती है उसकी वजह से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि उनके काफ़ी ज़्यादा गोल्स मिलेगा इस सीजन आईएसएल में। जॉर्ज परेरा डियाज फॉर मुंबई, एड्रियान लूना फॉर केरला ब्लास्टर्स, पार्थिव गोगोई फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, चिंगलेनसना सिंह फॉर हैदराबाद, जेसन कमिंग्स फ्रॉम मोहन बगान, डैमजनोविच फ्रॉम बेंगलुरु, डियोगो मॉरिशियो फ्रॉम ओडिशा एफसी, नोआ सदोई फ्रॉम एफसी गोवा, राफेल क्रिवेलारो फ्रॉम चेन्नई एफसी, महेश सिंह फ्रॉम ईस्ट बंगाल एफसी, ऋत्विक दास जमशेदपुर एफसी, लुका मैजिचन पंजाब एफसी। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ स्पेशल इस साल आईएसएल सीजन में। तो आप क्या सोचते हैं कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जो सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे इस सीजन आईएसएल में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का एपिसोड, प्लस मेरा टाइम एज अ फुटबॉल एक्सप्रेस इंडिया होस्ट। एंड मैं मिलूंगा आपको फुटबॉल एक्सप्रेस चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन फुटबॉल के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द नोटिफिकेशन बेल टू, और हाँ, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नए चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।